हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल देसी में सलाह में। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th की क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। कहने का मतलब क्या है कि n का मान कुछ भी रखे अपन, और संख्या का जो मान आएगा, जो n का मान कुछ भी रखने पर मान जो आएगा उसका इकाई का अंक, उस संख्या का इकाई का अंक इधर कुछ भी आ सकता है, लेकिन इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होगा इसके कहने के हिसाब से। अब अपने को चेक करना है कि जो ये कथन कह रहा है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब 6 की पावर n, यदि ये n का मान अपन कुछ भी रखते हैं और अंक 0 पर समाप्त होती है, तो उसका एक गुणनखंड क्या होना चाहिए, 5। क्या होना चाहिए, एक गुणनखंड 5 होना चाहिए। यदि संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है तो इसका एक अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, इसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए। साथ ही 2 भी होना चाहिए। यदि 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 और एक अभाज्य गुणनखंड 2 होना चाहिए। क्योंकि जब अपन 10 के प्राइम फैक्टर करते हैं, यानी कि इसकी 10 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो पहले किसका जाता है, 2 पंजे 10, 2 का भाग जगह 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो यहाँ पर 10 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 2 × 5। मतलब जिस संख्या का इकाई का अंक 0 होगा, इकाई का अंक 0 होगा, उस संख्या में हमेशा प्राइम फैक्टर यानी कि फैक्टर करने पर अपने को एक फैक्टर 2 और एक फैक्टर क्या मिलेगा, 5 अवश्य मिलेगा। तभी क्या होगा, इकाई का अंक 0 होगा। तो अब यहाँ पर अपन 6 की पावर n है, n को अभी कुछ देर के लिए भूल जाते हैं और 6 के प्राइम फैक्टर करते हैं। तो क्या है कि 6 के प्राइम फैक्टर 2 का हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब यहाँ पर देखो 6 के अपन ने प्राइम फैक्टर किए तो कितनी आए, 2 × 3। यहाँ पर देखो 2 तो आ गया, लेकिन इसके अंदर प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है। यदि इकाई का अंक 0 होगा तो इसके साथ 5 अवश्य आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है। तो मतलब इसका इकाई का अंक यानी कि n का मान अपन कुछ भी रख दे, तो इसका इकाई n का मान कुछ भी रखने पर जो संख्या आएगी उस संख्या का इकाई का अंक 0 नहीं होगा। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं होने के कारण संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। मतलब जो यहाँ पर जो ये कथन कर रहा है कि 0 पर समाप्त होगी, वो एकदम गलत है। आशा ये चीज़ आपके समझ आएगी। यदि समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर व्याख्या करनी है अपने को कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 व 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर है। ये अपने को व्याख्या करनी है कि कैसे है। तो यहाँ पर देखो, पहले अपन इस नंबर को लेंगे, इसको मान लिया अपन ने x बराबर 7 × 11 × 13 प्लस 13। अब यहाँ पर देखो, इस पद और इस पद दोनों में यहाँ पर बीच में प्लस का निशान है, तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन है इनके अंदर, 13 कॉमन है। तो मैं यहाँ से 13 को बाहर निकालूंगा और यहाँ पर इसको 7 × 11, यहाँ पर 7 × 11 बच गया, प्लस यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 1 बच गया। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो 11 7 77 प्लस 1 × 13, तो ये हो जाएगा 78 × 13। अब 78 के अपने को अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो 78 के अगर अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले भाग किसका जाएगा, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 2 का, तो 2 तिया 6, 2 9 18। अब 2 का नहीं जाएगा, किसका देंगे अपन, 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 3 का 9। अब 13 आ गया जो कि एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 13 में सिर्फ 13 का भाग जाएगा, 13 एकम 13। तो इसके बाद जो गुणनखंड कितने आए अपने पास में,
13 इंटू 78 के सामने रख देंगे अपन 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इन प्राइम फैक्टर के अंदर 13 कितनी बार है, 2 बार है, तो मैं इसको अरेंज करके लिखूंगा तो यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 13, 13 की पावर 2 लगा देंगे क्योंकि 13 2 बार आए हैं। तब यहाँ पर देखो भाज्य संख्याओं की परिभाषा अपन ने क्या देखी थी कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो तो वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्याएं कहलाएगी। तो यहाँ पर देखो 2 है, 3 है और 13 मतलब यहाँ पर 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है इस संख्या के, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार अपन इसका चेक करेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ से अपन इन दोनों पदों में देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो 5 को बाहर निकाला अपन ने तो यहाँ पर क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ से 5 को अपन ने बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, 1 बच गया। अब यहाँ पर इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 7 चंग 42, 4 3 12 12 दूना 24, 24 इंटू 42 कितना हो जाएगा 1008 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ पर 5 इंटू ये हो जाएगा 1009। अब यहाँ पर देखो दो फैक्टर तो ये हैं। अभी इस संख्या को यदि मैं और पूरा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जैसे मान लो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 5 नाम 45 05 कितना है मेरे पास 5045। अब यहाँ पर ये संख्या है, इस संख्या के अंदर में यदि 5045 का भाग दूंगा तो भाग जाएगा, और इसके साथ में यदि मैं इसमें 5 का भाग दूंगा तो भी जाएगा और 1009 का भाग दूंगा तो भी जाएगा। मतलब इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है। क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, ये कि भाज्य संख्या हो जाएगी। भाज्य संख्या की परिभाषा है 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो या गुणनखंड हो। तो यहाँ पर इस संख्या की क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये भी क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, भाज्य संख्या हो जाएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं है तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगता है 18 मिनट व रवि को 12 मिनट लगता है। कितना, 12 मिनट लगते हैं। माना वे दोनों एक ही स्थान से समान समय में चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। यानी कि ये कोई खेल का मैदान है जो सर्कल है। अब यहाँ पर सोनिया खड़ी है, यह है सोनिया और यह है यहाँ पर रवि। ये यहाँ से क्या है, स्टार्ट करते हैं चक्कर लगाना। तो ये तो लेता है कितना, 12 मिनट लेता है समय, और जो सोनिया है ये लेती है 18 मिनट। ठीक है, ये तो क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से ये पॉइंट ए है, यहाँ से ये चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं, चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं। तो ये कितने समय पश्चात वापस इसी पॉइंट पर दोनों एक साथ मिलेंगे। यानी कि बिंदु ए से वो चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं, वो कितने समय पश्चात वापस इसी बिंदु ए पर ये दोनों साथ में मिलेंगे। तो ये ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर समय दे रखा है अपने को 12 व 18, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, अपने को एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि जब भी आपको ऐसा समय वाले क्वेश्चंस मिले एग्जाम के अंदर और कि कितने समय पश्चात मिलेंगे और नहीं मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस के अपने को डायरेक्ट क्या करना होता है, एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर 12 व 18 का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे अपन, तो इनके पहले एक प्राइम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 के तो ये आ गए, और 18 के क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये हो जाएंगे प्राइम फैक्टर हो गए इनके। अब मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, और आपको नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, वापस वही फॉर्मूला, जैसे 18 करना है तो 2 नाम 18, फिर 3 का 3 3 का 9 और 3 एकम 3, तो इस प्रकार करना है आपको। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। अब अपने को क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम 12 व 18 इक्वल टू क्या आएगा, सबसे पहले अपने को इनमें कॉमन देखना है। कॉमन क्या है, 2 है कॉमन और साथ में 3 भी है कॉमन, तो 2 इंटू 3 दोनों कॉमन है। अब एलसीएम में अपन क्या करते हैं, उच्चतम कॉमन की उच्चतम घात देखते हैं। तो कॉमन की उच्चतम घात क्या हो जाएगी, यहाँ पर सिर्फ 2 एक बार है
तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो मैं यहाँ पर पावर ले लूँगा 2। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 3 एक बार है और यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है, तो मैं पावर 3 की पावर कितनी लगा दूंगा, 2। अब यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 2 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू 3 की पावर 2 मतलब 9। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36। तो 36 मिनट बाद में क्या हो जाएंगे, रवि और सोनिया वापस बिंदु ए पर मिलेंगे। कितने समय बाद मिलेंगे मेरे दोस्तों, 36 मिनट बाद। तो आशा ये चीज़ आपके समझ आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।